डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री, इस वीडियो स्टार्ट। नमस्कार मित्रों, डीसीपी मिक्स स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। आखिर इतिहास को कैसे विभाजित किया जाता है, इतिहास क्यों, इतिहास कैसे पढ़ा जाता है और इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं। और सबसे हमारा जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट होगा वो ये होगा, इतिहास को कैसे विभाजित किया जाता है। सबसे पहले समझने के प्रयास करते हैं कि हिस्ट्री इतिहास। सबसे पहले हमारा सवाल आता है, इतिहास क्या है। इतिहास एक ऐसा ग्रंथ है जो बीते हुए समय में बीते हुए घटनाओं को अध्ययन करता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ सेगमेंट इसका बीत चुका है, वो एक इतिहास हो चुका है। आज सुबह आप उठे, वो एक इतिहास है। आज सुबह आप नहाए, नाश्ता किए, वो इतिहास हो चुका है। तो जो भी घटनाएं बीत चुकी हैं वो सभी इतिहास हैं। तो इतिहास विषय में हम उन घटनाओं का अध्ययन करते हैं। तो सवाल ये है, क्या हम सारे विषय का अध्ययन करते हैं? जी नहीं। इतिहास सिर्फ उन्हीं विषयों का अध्ययन करता है जो निश्चित तौर पर गठित हुई है, यानी जिसके होने का हमें सबूत है, जिसके होने का हम दावा कर सकते हैं कि ये घटना पक्का हुई है। ऐसी घटनाओं का हम इतिहास में अध्ययन करते हैं। और किन घटनाओं का अध्ययन करते हैं? जो महत्वपूर्ण हो, जो मानव सभ्यता, मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ऐसी घटनाओं का हम इतिहास में अध्ययन करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं किसी भी प्रकार की आपको परिभाषा नहीं प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है परिभाषाएं तो आप किताबों में भी पा जाएंगे, लेकिन वो उसे याद कौन करता है, वो याद कहाँ होने वाली है। मैं आपको एकदम सरल तरीकों से समझाऊंगा और एकदम सरल भाषा में। आप बस अपने कानों को खुले रखिए और अपने दिमाग को शांत रखिए। मेरी बातों को अपने कानों तक आने दीजिए। मैं वादा करता हूँ आपको उस विषय की समझ होगी और आप कहीं पर भी किसी उस विषय पर आप बोलने में सक्षम होंगे। बाकी परिभाषाएं अगर आपको चाहिए, आपको अगर टेक्निकल रूप से पढ़ना है तो आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आपको एक इस तरह से पढ़ाया जाए कि आसानी से समझ पाए। इसलिए इतिहास क्या है, मैंने आपको समझने का प्रयास किया कि इतिहास एक ऐसा विषय है जो प्राचीन में हुए घटनाओं को अध्ययन करता है। अगर आपसे पूछे इतिहास क्या है तो आप बता सकते हैं इतिहास एक ऐसा विषय है जो प्राचीन में घटी किसी भी घटना का अध्ययन कराता है। अब सवाल यह है कि हमें जानकारी मिलेगी कहाँ से? इतिहास जानने के स्रोत कौन कौन से हैं? इतिहास जानने के सोर्स कौन कौन से हैं? सबसे बड़ी बात यह है, क्योंकि इतिहास में बहुत कुछ घटनाएं हुई हैं, सब घटनाएं हमें कहाँ से पता होगी? अगर आपको याद होगा तो आपसे बचपन से बताया जाता है कि मानव बहुत साल पहले इस पृथ्वी में आया था। शुरुआती मानव जो है बंदरों के रूप में रहते थे। हमारे पूर्वज बंदरों के रूप में थे। वे जंगलों में रहते थे, मांस खाते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने आग का आविष्कार किया। फिर धीरे धीरे उन्होंने जो है पहिए का आविष्कार किया। पत्थरों से वो जो है शिकार करते थे। इस तरह का इतिहास हमने बहुत पढ़ा है। तो क्या हम इनको भी पढ़ेंगे? नहीं, क्योंकि उन समय हमारे विषय में जानकारी नहीं थी, सोर्सेस के विषय में। आज हम जानते हैं कि कौन कौन से सोर्स है, कैसे हम पता कर सकते हैं इतिहास में क्या हुआ। तो इतिहास में जानने के 3 स्रोत हैं। पहला स्रोत है पुरातात्विक स्रोत। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, इसमें क्या होता है? पुरातात्विक स्रोत का मतलब है जो भी हम खनन करते हैं, खुदाई करते हैं,
तो उनसे प्राप्त अवशेषों के माध्यम से हम पता कर सकते हैं कि प्राचीन काल में क्या हुआ होगा। समझिएगा दोस्तों कि प्राचीन काल में जब लिपि का आविष्कार नहीं हुआ था, जब मानव सभ्यता लिखना पढ़ना नहीं जानती थी, तो उस समय का इतिहास हमें कैसे पता होता है? तो उस समय का हम अब इतिहास पूरा तात्विक स्रोतों के माध्यम से पता चलता है, मतलब अभिलेखों के माध्यम से, सिक्कों के माध्यम से, मूर्तियों के माध्यम से। हम खुदाई के दौरान जो कुछ भी अवशेष प्राप्त करते हैं तब हमें उनसे प्राप्त होता है पुरातात्विक स्रोत, और हम उनके विषय में जान सकते हैं कि उनका रहन सहन कैसे था, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक ढांचा कैसे था, उन लोगों का व्यवहार कैसे था। इन सभी चीज़ों को हम जान सकते हैं पुरातात्विक स्रोतों के माध्यम से। दूसरा स्रोत है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, लिटरेचरल सोर्सेस। साहित्यिक स्रोतों के अंतर्गत हम धार्मिक ग्रंथों को समझते हैं। आप जानते हैं कि 600 BC में बौद्ध धर्म हमारे भारत में काफ़ी फला फूला। उस समय बौद्ध ग्रंथों में अनेक जानकारियाँ हमारे राजनीतिक स्तर पर, बौद्धिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर मिलती हैं। तो इतिहास जानने का एक बहुत बढ़िया स्रोत साहित्यिक स्रोत भी है, जिसमें हम विभिन्न प्रकार के धर्म ग्रंथों, जैसे उदाहरण के लिए गीता आपका धर्म ग्रंथ है, रामायण एक धर्म ग्रंथ है, महाभारत एक धर्म ग्रंथ है, लेकिन इन ग्रंथों में हमें इतिहास की जानकारी मिलती है कि पंचाल, कुरु, ये सभी राज्य 600 BC में, 700 BC में, 400 BC में अस्तित्व पे थे हिंदू समाज में। उस समय किस तरह लोगों का सोर्स, माइंड ऑफ टेक्निक थी, वो किस तरह रहते थे, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, हमें जानकारी मिलती है। विभिन्न प्रकार के धर्मों में, विभिन्न प्रकार के लेखकों द्वारा रचित पुस्तकों में हमें जानकारी मिलती है कि कैसा समाज था। इसीलिए कहा गया है दोस्तों, साहित्य समाज का दर्पण होता है, क्योंकि हमें इनसे जो है बहुत कुछ प्राप्त होता है। तीसरा जो सोर्स है वो है विदेशी यात्रियों का विवरण। सॉरी दोस्तों, समय समय पर विदेश से हमारे दोस्त हमारे देश में बहुत से लोग आते रहते हैं। वे हमारे देश में आते हैं, यहाँ की भौगोलिक, आर्थिक, सामाजिक सभी पहलुओं से अवगत होते हैं। वे उसके बाद अपनी पुस्तकें लिखते हैं और हमारे देश के विषय में बहुत सारी जानकारियाँ लिखते हैं। ये ग्रंथ जो लिखते हैं, ये जो बायोग्राफी अपने लिखते हैं, इनसे भी हमें इतिहास के विषय में बहुत कुछ जानकारी मिलती है। तो ये 3 स्रोत हैं जहाँ से हमें इतिहास के विषय में जान सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं इतिहास का विभाजन कैसे किया जाता है। इतिहास के सोर्स समझने के बाद अब हमारे आते हैं इतिहास का विभाजन। इतिहास मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन भारत, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इतिहास को अगर हम बांटना चाहें तो 3 भागों में बांट सकते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास।
इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। अमूमन आमतौर पे देखा जाता है 712 ईस्वी से पूर्व मानव सभ्यता जब से शुरुआत हुई, 712 ईस्वी से पूर्व अमूमन इतिहास को प्राचीन इतिहास कहा जाता है। 712 ईस्वी से औद्योगिक क्रांति तक, जब ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति होती है 14वीं शताब्दी में, 16वीं शताब्दी में, तब तक के समय को मध्यकाल का इतिहास माना जाता है। और औद्योगिक क्रांति के उपरांत वर्तमान समय को आधुनिक इतिहास में बांटा जाता है। हमारा जो विषय है वो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के विषय में पढ़ेंगे, टॉपिक वाइज टॉपिक, फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास पढ़ेंगे। परीक्षाओं में खास तौर पे ज़्यादातर क्वेश्चन आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं, क्योंकि इसी दौरान हमारे भारत में स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता आंदोलन होता है और उस दौरान के महत्वपूर्ण घटनाओं को एग्जाम में खूब पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम प्राचीन इतिहास के विषय में जानते हैं, प्राचीन इतिहास का विभाजन कैसे होता है। प्राचीन इतिहास को आपकी जानकारी के लिए बता दें, 3 भागों में बांटा जाता है: प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल, 3 भागों में बांटा जाता है। जो प्रागैतिहासिक काल होता है ये वो समय है जब मानव इस पृथ्वी पे आया, जिसके विषय में हमें कोई जानकारी नहीं मिलता, ना तो कहीं लिखा हुआ, ना ही किसी से सोर्स के माध्यम से। प्रागैतिहासिक काल में मानव जीवन अस्तित्व में तो था, परंतु मानव ना तो लिखना जानता था, ना पढ़ना जानता था। इसलिए प्रागैतिहासिक काल के विषय में हमारे पास कोई जानकारी नहीं होती कि मानव कब आया, कब क्या कर रहा था। तो ये इतिहास, प्रागैतिहासिक काल अमूमन पूरा एकदम अंधकार से युक्त है, जिसमें मानव के विषय में बहुत ज़्यादा नहीं होता। फिर आता है आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक वो काल होता है जब मानव पढ़ना लिखना तो जान गया, उसने लिपि का तो आविष्कार कर लिया, उसने काफ़ी समाज उसका विकसित हुआ, लेकिन वर्तमान समय में हम उसके लिपि को पढ़ नहीं पाते। उन्होंने क्या लिखा था हम पढ़ नहीं पाते, इसलिए ठीक ठीक जानकारी, ठीक ठीक अनुमान हम उनके विषय में नहीं लगा सकते। ऐसे समय को आद्य प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। तीसरा टाइम अब पीरियड आता है ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल वो समय पीरियड है जब मानव ने लिखना पढ़ना भी जानता था। अब मानव ने जो कुछ भी लिखा, अब हम वो सक्षम हो चुके हैं, उनको पढ़ सकते हैं। जो कुछ भी इस समय में हुआ, जो कुछ भी लिखा गया, वो सभी हम पढ़ सकते हैं, और ऐसे समय को ऐतिहासिक काल कहा गया। आप वर्तमान में सभी ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएंगे। प्रागैतिहासिक काल को मुख्यतः 2 भागों में बांटा जाता है, एक पाषाण काल और एक ताम्र काल। पाषाण काल, एक ताम्र काल। ताम्र काल मैं जानबूझकर आपको डेट प्रोवाइड नहीं करा रहा हूं ताकि आपको ये बेसिक नॉलेज हो सके, क्योंकि ये एग्जाम्स में नहीं आते। ज़्यादातर आपको क्वेश्चन ज़रूरी है आपके दिमाग पे कॉन्सेप्ट बैठ सके। मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगा, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में पूरा बांटा गया: प्रागैतिहासिक काल, आद्य प्रागैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। क्योंकि प्राचीन मानव आज का मानव नहीं है, मानव तो 10,000 साल पहले मानव ने इस धरती पर आया है, तब से मानव का है। इतना लंबा इतिहास मानव को नहीं पढ़ा जाता, क्योंकि उस दौरान मानव ने कोई खास गतिविधियां नहीं रहती। इसलिए प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल।
प्रागैतिहासिक काल को 2 भागों में बांटा जाता है, प्रसारण काल, ताम्र प्रसारण काल। प्रसारण काल को भी आप लोगों को 3 भागों में जरूर पढ़ा होगा, पूरा प्रसारण काल, मध्य प्रसारण काल और नव प्रसारण काल। पाषाण का मतलब होता है पत्थर। इस समय में मानव पत्थरों के साथ जो है अपना जीवन यापन कर रहा था। वो खाने के लिए जंगलों में जो है शिकार करता था और शिकार करने के लिए वो पत्थरों के औजार बनाता था, इसलिए इसे पाषाण काल कहा गया। पूरा प्रसारण काल में मानव के पत्थर मोटे होते थे, मध्य प्रसारण काल में उसमें और नुकीले आए और नव प्रसारण काल में उसमें धार आ गई, इसलिए इसे पूरा प्रसारण काल कहा गया। फिर ताम्र काल आया, मानव ने तांबा जैसे धातुओं का आविष्कार शुरू कर दिया, इसलिए इसे ताम्र काल कहा गया। हमारा महत्वपूर्ण सेगमेंट है, हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे ऐतिहासिक काल से। ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर जो मैंने आपको इतिहास के विषय में बता दिया। अब हम जो है स्टार्ट करेंगे प्राचीन इतिहास का। आज मैं आपको सिलेबस दूंगा और कल से जो हम एक एक टॉपिक, एक एक सिलेबस टॉपिक वाइज खत्म करता है स्टार्ट करेंगे। प्राचीन इतिहास, अमूमन हम जो प्राचीन इतिहास पढ़ रहे हैं वो भारत के संदर्भ में पढ़ेंगे और हम भारत के संदर्भ में प्राचीन इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। कौन कौन से सिलेबस होंगे आइए समझ लेते हैं इस विषय में। जो प्राचीन इतिहास हम अमूमन बात कर रहे हैं, प्राचीन भारत का इतिहास। मैं इसे डस्ट कर देता हूँ अन्यथा नहीं आएगा नीचे तक। प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, आखिरकार इसका समय कहाँ से माना जाता है? प्राचीन भारत की इतिहास जो है हम पढ़ने स्टार्ट करेंगे, जो अमूमन हम मानेंगे 2500 BC से लेकर हम इसको पढ़ेंगे 712 AD तक। उम्मीद है आप सभी दोस्तों सबसे पहले AD और BC के विषय में जरूर पता होगा। आपको AD और BC के विषय जरूर पढ़ता होगा, ईस्वी और ईसा पूर्व के विषय में। आइए थोड़ा समझ लेते हैं ईस्वी और ईसा पूर्व क्या है, इसके विषय में क्या टॉपिक हैं। जैसे कि आज कौन सा ईयर है? आज लगा है 2021। आज सन 2021 है, तो निश्चित तौर पर कभी 2000 भी लगा होगा। आज से 21 साल पहले सन 2000 था। अगर सन 2021 था तो कुछ साल पहले जरूर जो है सन 1000 भी लगा होगा। जी जाहिर सी बात है 1000 भी सन लगा होगा। उससे पहले सन 100 भी लगा होगा। सन 100 यानी 1000 से 900 साल पहले सन 100 लगा होगा। तो निश्चित तौर पर कोई समय जरूर रहा होगा जब समय 0 होगा। 100 अगर संख्या है तो 100 से पहले अगर 100 वर्ष और पहले जाएंगे, यानी आज 2021 है तो 2021 साल पहले अगर हम जाएंगे तो सन हमारा 0 होगा। तो क्या मानव का इतिहास केवल उतना ही है? नहीं, मानव के इतिहास कई हजार साल से है, मानव में कई हजार से पर है। लेकिन जो हमारा समय, जो वर्ष की गणना का शुरुआत हुआ वो आज से 2100 साल पहले, 2021 साल पहले स्टार्ट हुआ। इससे पहले के समय को हम BC में पढ़ते हैं। इससे पहले उदाहरण के लिए समझिए, जिस वर्ष सन 0 होगा उससे 1 साल बाद हम पढ़ेंगे सन 1। 10 साल बाद पढ़ेंगे सन 2010। 1000 साल पढ़ेंगे 1000 और 2021 साल पढ़ेंगे 2021 साल। लेकिन जो ये 0 से पहले का समय होगा उसको हम ईसा पूर्व समझेंगे। जैसे इस 0 से जिस वर्ष ईसा का जन्म हुआ, ईसा मसीह का जन्म हुआ, उससे 1 वर्ष के पहले को 1 ईसा पूर्व कहा जाएगा। उससे 10 ईसा वर्ष पूर्व से 10 साल पहले को 10 ईसा पूर्व कहा जाएगा।
इंग्लिश में इसके लिए टर्म है बीसी, बिफोर क्राइस्ट। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि जब ईसा का जन्म हुआ, आज से 2021 साल पहले ईसा मसीह का जन्म हुआ, उस दिन से वर्ष एक मान लिया गया और उससे पहले जितना भी समय होता था उसे ईसा पूर्व की माना जाता था। 1 ईसा पूर्व, 2 ईसा पूर्व, 3 ईसा पूर्व। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये बहुत ज़रूरी था कि आपको बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट के विषय में पता चल जाए, ईस्वी और ईसा पूर्व के विषय में। तो 2500 बीसी यानी मतलब ईसा मसीह के जन्म से 2500 वर्ष पहले, और ईसा मसीह 712 एडी मतलब सन 0 यानी ईसा मसीह के जन्म से 712 वर्ष बाद के समय को हम प्राचीन इतिहास में पढ़ेंगे। आखिर कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, आइए उसके विषय में हम समझ लेते हैं। और प्रत्येक टॉपिक के विषय में आपको एक वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कराया जाएगा और उसमें सारे सेगमेंट्स हम पढ़ लिए जाएंगे। जो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में, वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इंडस सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। हम थोड़ा थोड़ा सा आपको परिचय देते चलेंगे, एक एक विषय, एक एक टॉपिक का। जो भी 7-8 टॉपिक इसमें बनेंगे, मैं एक एक विषय का थोड़ा थोड़ा परिचय देंगे। बाकी डिटेल से आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड होगा। सिंधु घाटी सभ्यता, इसका जो टाइम माना जाता है वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच माना जाता है। आज से 40 से 45 अगर हम कहें सन 1930 से पहले इसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, क्योंकि इसके विषय में हमें पता ही नहीं होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में आपको पता होगा कि उत्खनन जो भारत के पश्चिमी भाग है, अमूमन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी हिस्सा जिसमें गुजरात, राजस्थान और कश्मीर, इन इलाकों में आपको पता होगी सन 1753 ईस्वी में जब भारत में रेलवे लाइन बिछाने का कार्यक्रम चल रहा था, उसी दौरान जब खुदाई चल रही थी इन इलाकों में, भारत के पश्चिमी इलाकों में। अगर आप भारत का मैप समझ पा रहे होंगे, मैं आपको थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ। ये भारत का मैप है। इस इलाके में ये वाला इलाका आप देख रहे हैं, इस इलाके में ये भारत का कुछ हिस्सा है, पाकिस्तान और ऊपर अफगानिस्तान। इन इलाकों में जब जो है भारत में जो है ट्रेन बिछाने का कार्यक्रम चल रहा था, उस दौरान खुदाई के दौरान ज़मीन से अवशेष मिलना स्टार्ट किए, ईंटें मिलने लगी। तो उसके बाद उस वक्त तो नहीं ध्यान दिया गया, लेकिन सन 1941 में जब लॉर्ड कर्जन द्वारा भारत में जो है पुरातात्विक विभाग की स्थापना की गई, तब राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में 2 टीमें गठित की गई और इस दौरान खुदाई हुई और भारत में एक बड़ी सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, जिसमें पाया गया कि आज से 2500 ईसा पूर्व पहले एक ऐसी सभ्यता इस क्षेत्र में निवास कर रही थी जहां काफ़ी जो है आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रगति का मिलता है। हालांकि बाद में ये सभ्यता न जाने किस वर्ष समाप्त हो गई और इसके विषय में हमें जानकारी मिलती है। तो सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ेंगे काफ़ी डिटेल के साथ अगले टॉपिक में। सबसे पहला टॉपिक हमारा यही होगा, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में। जो दूसरा टॉपिक होगा वो होगा हमारा वैदिक काल।
वैदिक काल, इसका समय पीरियड 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक माना जाता है। वैदिक काल, वैदिक काल इसे क्यों कहा जाता है? वैदिक मतलब वेद। आपने जानते होंगे कि हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में 4 वेद माने गए हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद। इन वेदों का जो लिखा गया ये इसी पीरियड में लिखा गया और इन वेदों से हमें जानकारी प्राप्त होती है वैदिक काल के विषय में। तो दूसरा जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वैदिक काल के विषय में पढ़ेंगे, जिसमें इस समय के प्रमुख महत्वपूर्ण जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो व्यवस्था था उनके विषय में पढ़ेंगे। वैदिक काल को ही 2 भागों में बांट दिया जाता है। एक होता है ऋग्वैदिक काल, एक होता है वैदिक काल, पूरा वैदिक काल। एक एक विषय में हम जो है एक सेपरेट वीडियो लाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरी होगी ऋग्वैदिक काल, तीसरा होगा पुरावैदिक काल, तीसरी वीडियो होगी। चौथा जो टॉपिक इसमें हम कवर कराएंगे वो होगा महाजनपद काल। आप जानते हैं 600 बीसी पूर्व भारत में जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म अपने खूब जोरों तोरों से प्रचलित था, उस समय इन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि भारत में उस समय 16 महाजनपद थे, जिसमें कुरु, पंचाल, जो आपका महाभारत का पीरियड था ये इसी दौरान हुआ था, जिसे हम महाजनपद काल वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। इसका जो समय होगा वो 600 बीसी से लेकर 400 बीसी तक होगा। इस दौरान महाजनपद काल हुए, इसी दौरान आपका महाभारत का युद्ध हुआ। आपने अगर जो महाभारत पढ़ा होगा सीरियल, इसी दौरान हुआ था, जिसमें हम इस समय के ऐतिहासिक और जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होगी, महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी, उनको पढ़ने का हम काम करेंगे। इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा, हम बौद्ध धर्म और जैन धर्मों के विषय में जानेंगे। बौद्ध धर्म और जैन धर्म। भारत में अगर हिंदू धर्म के बाद कोई धर्म अगर प्रचलित हुआ, सबसे प्राचीन धर्म हुआ, तो वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म था। इस वक्त क्या भारत की सामाजिक स्थिति थी, कौन कौन सी घटनाएं घटी, कौन कौन से राजा महाराजा थे, क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटी, इन सभी को हम इस दौर के पढ़ेंगे, जो दौर होगा 600 से 400 के बीच। इसके बाद आप जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में। महान कूटनीतिज्ञ कौटिल्य का समय आ जाता है, जब उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का उत्थान करके भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। एक ऐसा साम्राज्य जो भारत में पहली बार एकता के सूत्र में बांधकर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना करता है। मौर्य साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। घबराने का कोई दिक्कत नहीं है, सारे टॉपिक आपको एकदम सरल तरीके से समझ आएगी। मौर्य काल, इसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य और उसके जो समकालीन बाद के शासक थे उनके विषय में पढ़ेंगे। मौर्य काल के बाद मौर्य काल के बाद जो है मौर्योत्तर काल कहा जाता है इसे, मौर्योत्तर काल। मौर्य काल के बाद अमूमन देखा जाता है कि भारत की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे क्षीण होती चली गई। जो इतनी बड़ा साम्राज्य मौर्य काल के दौरान भारत में दिखता है वो धीरे धीरे टूटने लगता है। इसे मौर्य काल के दौरान कहा जाता है। इसी दौरान भारत में कई विदेशी आक्रमण होते हैं। सिकंदर का आक्रमण इसी दौरान होता है। ऐसे कई आक्रमण भारत में हम देखेंगे। उस दौरान किस प्रकार विदेशी आए और हम पर लूट के चले गए, इनका भी अध्ययन किया जाएगा। और अंत में हम जो है पूर्व मध्यकाल से पहले पूरा मध्यकाल आप जानते हैं 712 ईस्वी, याद रखिएगा 712 ईस्वी ये वो समय है जहाँ से मध्यकाल की शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि इस समय इस्लाम का उदय हो चुका था। इस्लाम मुस्लिम धर्म
इस समय उदय हो चुका था और यहीं से पूरे विश्व में मध्यकाल स्टार्ट होती हैं। तो उससे पहले की जो भी घटनाएं हमारे भारत में हुई उनका अध्ययन किया जाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार 4, 3, 7, 9 चैप्टर्स की वीडियो की श्रृंखला आएंगी, जिसमें हमको संपूर्ण प्राचीन भारत का इतिहास कवर कराया जाएगा। कौन कौन से चैप्टर होंगे? सबसे पहला चैप्टर होगा आपका सिंधु घाटी सभ्यता, ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, फिर उसके बाद होगा बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, फिर बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म, उसके बाद मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, सिकंदर जैसे विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण का दौर हम देखेंगे भारत में। उसके बाद मध्यकाल से पूर्व की घटनाएं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। मैं एक एक करके आपको टॉपिक के साथ प्रोवाइड करूँगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।